68 प्रॉब्लम करूंगा। $100 ml of ferrous oxalate and ferrous sulfate is completely oxidized by 60 ml of 0.02 molar KMnO4 in acidic medium. The resulting solution is then reduced by zinc and dilute HCl, and the reduced solution was again oxidized completely by 40 ml of 0.02 molar KMnO4. What is the normality of ferrous oxalate and ferrous sulfate in the sample? अब देखिए, डायरेक्ट हम नॉर्मेलिटी निकालने का नहीं सोचे, बाद में निकालेंगे डायरेक्ट नॉर्मेलिटी को। पहले हम रिएक्शन सोच रहे हैं कि क्या हो रही है। देखिए, पहली बार में फेरस ऑक्सलेट KMnO4 से ऑक्सीडाइज होगा, KMnO4 रिड्यूस होगा, और खास बात इधर जो सबसे ध्यान देने वाली बात जो है, दो स्पेशल्स ऑक्सीडाइज होंगे, एक तो फेरस आयन और एक ऑक्सलेट आयन। फेरस आयन ऑक्सीडाइज होके फेरिक आयन देगा और ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड देगी। ऑक्सलेट आयन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसके अलावा फेरस सल्फेट भी KMnO4 से ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन इधर सिर्फ फेरस आयन ही ऑक्सीडाइज होगा, बाकी और कुछ ऑक्सीडाइज होने के लिए है ही नहीं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा वो तो एस्केप भी कर जाएगा। दूसरी स्टेप में जितना भी फेरस आयन ऑक्सीडाइज होके फेरिक आयन में कन्वर्ट हुआ है, वह जिंक के द्वारा फिर वापस रिड्यूस हो जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यह जो फेरिक है फिर वापस फेरस स्टेट में आ जाएगा। और तीसरी स्टेप में यह फेरस आयन फिर वापस KMnO4 से ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन इस बार सिर्फ फेरस आयन, क्योंकि ऑक्सलेट आयन से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ चुका है, और यह सिर्फ फेरस आयन फिर वापस ऑक्सीडाइज होगा। वहां पर यह सारी रिएक्शंस होना चाहिए। अब मैं इस प्रॉब्लम को करता हूं। सबसे पहले मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूं। मैं कहता हूं, मान लीजिए 100 ml में x मोल्स फेरस ऑक्सीलेट के हैं, y मोल्स फेरस सल्फेट के हैं। अब जरा सोचिए, यह बात मैं ABCNV फैक्टर डिटरमाइन करते समय बता चुका हूं कि फेरस ऑक्सीलेट कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। फेरस ऑक्सीलेट जब ऑक्सीडाइज होगा, FeC2O4 ऑक्सीडाइज होते समय एक फेरिक आयन देगा, 2 CO2 देगा, और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 3। इधर लिखता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 3 बाय फेरस ऑक्सीलेट। इसलिए मैं कहता हूं x मोल फेरस ऑक्सीलेट बराबर 3x इक्वलेंट के होंगे। x मोल फेरस ऑक्सीलेट बराबर 3x इक्वलेंट फेरस ऑक्सीलेट के होंगे, जबकि फेरस सल्फेट एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। y मोल फेरस सल्फेट y इक्वलेंट के बराबर होंगे। इक्वलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट एंड इक्वलेंट ऑफ FeSO4 दोनों को ऐड कर दिया। दिस इज द टोटल इक्वलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 3x प्लस y।
This is the total equivalent of reducing agent. This must be total equivalent of oxidizing agent. अब इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालें? पहले इस मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए. 0.2 मोलारिटी जो है इसको इंटू 5 करके, KMnO4 के लिए AbCNV फैक्टर 5 है, इंटू 5 करके नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया. नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. इतने इक्विवेलेंट KMnO4 के. KMnO4 के इक्विवेलेंट, दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. अब जरा समझो, फेरस ऑक्सलेट के ऑक्सीडाइज होने से फेरिक आयन बना, कार्बन डाइऑक्साइड जितना ही बना वो तो उड़ जाएगा. फेरस सल्फेट से फेरिक आयन बना. इस सॉल्यूशन के अंदर फेरिक आयन होगा. इस सॉल्यूशन के अंदर फेरिक आयन होगा. और कितना होगा? x मोल तो इधर से आएगा, y मोल इधर से आएगा, कुल मिला के x प्लस y मोल्स होगा. x प्लस y मोल फेरिक आयन होना चाहिए इस सॉल्यूशन के अंदर. मोल कंसेप्ट लगाया, CO2 तो एस्केप कर गया और जिंक के द्वारा यह फेरिक आयन रिड्यूस होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, फेरिक आयन रिड्यूस होकर फेरस आयन बनेगा. इस सॉल्यूशन में फेरस आयन बन जाएगा और इस फेरस आयन के वही x प्लस वाई मोल होने चाहिए. अब इस सॉल्यूशन में जो x प्लस वाई मोल फेरस आयन है, दिस मच मोल्स ऑफ फेरस आयन वुड बी इक्वल टू दिस मच इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन. इस बार इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन के, इस बार ऑक्सिलेट आयन तो है ही नहीं, इस बार सिर्फ फेरस आयन है, उसके x प्लस वाई मोल, और x प्लस वाई मोल इक्वल टू इंटू 1 इक्विवेलेंट. इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन के हैं तो इतने ही इक्विवेलेंट KMnO4 कंज्यूम होना चाहिए. ना इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कंज्यूम निकालता हूं. पहले मोलारिटी को 5 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स कर दिया जाए. दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. फिर वापस कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए. 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर दीजिए. x की वैल्यू और y की वैल्यू डिटरमाइन कर लीजिए. x इज द मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, y इज द मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट. अब नॉर्मेलिटी निकालना है तो फेरस ऑक्सलेट की नॉर्मेलिटी मैं पहले लिख देता हूं. x मोल्स मतलब कितने इक्विवेलेंट? 3x इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स फेरस सल्फेट के. y मोल्स मतलब कितने इक्विवेलेंट? इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ फेरस सल्फेट एंड फेरस ऑक्सलेट. फेरस ऑक्सलेट की नॉर्मेलिटी में शायद थोड़ी गड़बड़ी आंसर में, बट देयर इज अ परफेक्ट अप्रोच. सिक्सटी 69 प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद. लास्ट प्रॉब्लम करूंगा, 69 प्रॉब्लम आज के लिए. .84 grams of iron ore containing X% of iron was taken in solution containing all iron in
ferrous state, the solution consume x ml of K2Cr2O7 for oxidation of iron into ferric state. The strength of पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए सिंपल सी बात है, 0.84 ग्राम्स, इसमें x परसेंटेज Fe के हैं, there is the grams of Fe. If there is the grams of Fe upon 56, there is the moles of Fe. Moles of Fe into 1, this is the equivalent of Fe. इतने Fe के इक्विवेलेंट है. अब K2Cr2O7 के भी इक्विवेलेंट इतने ही होने चाहिए. Equivalent of K2Cr2O7 is its normality into volume in ml. X से X कट गया, normality is 0.84 upon 100 into 56. This is the normality. Hence, molarity is, this is the normality. Hence, molarity is 0.84 upon 1000 into 56 by 6. This is the molarity. And strength is, molarity is in moles per liter. मोलारिटी हमेशा मोल्स पर लीटर में होता है. और स्ट्रेंथ के लिए मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, this much grams per liter. हाँ, हाँ, x बाय, हाँ x ml, x बाय 1000 लगा देना चाहिए. बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. तब फिर कहाँ चेंजेस आ जाने चाहिए? इधर 8.4 हो जाना चाहिए कट के, और इधर भी 8.4 हो जाना चाहिए, इधर भी 8.4. वॉल्यूम इन लीटर्स करना होगा तो x ml बाय 1000 लीटर्स. मैं कल के दिन, परसों के लेक्चर में मैं खास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करूंगा. मैं एक एडिशनल प्रॉब्लम की शीट दूंगा जिसमें काफी सारे प्रॉब्लम है, 15-20 प्रॉब्लम और हैं, और उसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं. उन प्रॉब्लम्स को मैं कराऊंगा, इंडिकेटर्स का कंसेप्ट समझाऊंगा. परसों तक मुझे इस चैप्टर में जो भी कुछ कराना है वह मैं कंप्लीट करा दूंगा परसों तक. उसके बाद सैटरडे वाले दिन आप जो सवाल मुझसे पूछते जाएंगे मैं उन सवाल को सॉल्व करते जाऊंगा. एक तरीके से मान के चलो सैटरडे वाला दिन आपका दिन होगा, उस दिन जो आप पूछोगे मैं वह सवाल कराऊंगा. मैं पिछले 4 दिन से वही सवाल करा रहा हूं जो मुझे पसंद आ रहा है. मैं खुद उनमें से सवाल चूज कर लेता हूं और वो करवाता हूं. एक दिन और मैं एक शीट दूंगा और अपनी पसंद के प्रॉब्लम कराऊंगा. सैटरडे वाले दिन मैं आपकी पसंद के प्रॉब्लम करूंगा. हाँ बोलो, यही वाला. अरे देखो, 0.4 ग्राम x परसेंटेज Fe दे रखा है, 0.84 ग्राम x परसेंटेज Fe, और इसको सबको फेरस आयन में कन्वर्ट कर दिया. इन सभी को फेरस आयन में कन्वर्ट कर दिया. अब इस फेरस आयन को x ml डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से टाइट्रेट करते हैं, फैक्ट में कन्वर्ट करते हैं. सब कुछ x में दे रखा है. अब 0.84 ग्राम है तो उसमें x परसेंटेज यदि Fe है तो 0.84 into x by 100. There is the weight of pure Fe. Weight of pure Fe upon atomic weight. There is the gram atoms of pure Fe. Gram atoms of pure Fe into Abc factor. This is the equivalent of pure Fe. Equivalent of pure Fe should be equal to equivalent of K2Cr2O7. Equivalent of K2Cr2O7 should be normality into volume in liters. X ml, x by 1000. The volume in liters. Equivalent of ferrous.
एक्स एक्स कट गया, नॉर्मेलिटी आ गया, नॉर्मेलिटी अपॉन इट्स एबीसीएनवी फैक्टर, दिस इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर दीजिए, दिस इज ग्राम्स पर लीटर, दैट्स ऑल।